अब खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी खुद अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, अपने ही अधिकारियों और अपने ही कर्मचारियों पर सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं, उस तरीके से लग रहा है कि वो सत्ता में नहीं बल्कि विपक्ष में है। वो बार-बार मंचों से, बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कह रहे हैं कि अपनी ही सरकार पर वो कहीं न कहीं ये मान रहे हैं कि सरकार का नियंत्रण जो है वो अधिकारियों और कर्मचारियों पर खत्म हो गया है। कि कोई बीमारी आती है, शरीर के अंदर कोई बदलाव होता है तो उसके पहले लक्षण आ जाते हैं, सिम्पटम आ जाते हैं। तो क्या जो जिस तरीके की जो अधिकारियों की तरफ से भी जो चीजें हो रही हैं और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं आने वाले जो बदलाव है उसका कहीं न कहीं लक्षण तो नहीं है, उसके कहीं न कहीं सिम्पटम तो नहीं है। ये भी हो सकता है। देखिए, जो चंडीगढ़ है वो प्रदेश की राजधानी है और प्रदेश की राजधानी में अपने मुख्यमंत्री से, अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता मिलने जाएं या कोई सार्वजनिक काम लेके जाएं तो फिर उसको इस तरीके से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कि वो शराब पीने आए हैं या वो दलाल हैं या वो जो यहाँ पे दलाली करने आए हैं या पैसे खाने आए हैं या पैसे जेब में डालने आए हैं। तो इस प्रकार की चीजों से बड़े नेताओं को बचना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे जो सामाजिक लोग हैं या जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका ये कहना है कि आजकल मुख्यमंत्री आवास पर हाजिरी नहीं होती, मुख्यमंत्री आवास पर कोई आदमी जाता नहीं। उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता है उसको ठेस लगी है और मुख्यमंत्री जी लोगों के काम नहीं करते। इस वजह से वहां जाने का फायदा क्या है, इस वजह से वहां पे भीड़ नहीं होती। जो पहले के मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे चौधरी बंसीलाल हो, चाहे चौधरी भजनलाल हो, चाहे और मुख्यमंत्री रहे हो, वो कहा जाता है कि चंडीगढ़ और दिल्ली में 1000 2-2 हजार आदमी हरियाणा के वहां पर एक किस्म से रहा करते और लोगों को भी ये होता था कि ये हमारी राजधानी है और प्रदेश के अंदर राज चल रहा है और मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं एक ऑरा होता था, एक आभामंडल होता था। सिटी तहलका के तमाम दर्शकों को नमस्कार और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत और आज फिर नए विश्लेषण और नई चर्चा के लिए आपके साथ हाजिर हैं। और हमारे जो साथी हैं राहुल आर्य जी, वो हमारे साथ हैं जैसे कि हर रोज आप देख पा रहे हैं। और विषय है आज बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से मतदान के बाद अब नेता फुर्सत में दिखाई दे रहे हैं और जो घटनाक्रम हुए उनका ब्यौरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया जा रहा है। उसके बाद जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। वहीं बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री जिसे सुपर सीएम भी कहा जाता है मनोहर लाल खट्टर द्वारा भी प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बहुत सारे इशारों में उन्हें बातें कही। और उसके साथ साथ एक और प्रत्याशी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी उन्होंने गुटबाजी, जो भारतीय जनता पार्टी ये कही जाती है कि एक मुस्त होकर के काम करती है, एक जो दायित्व दिया जाता है उसी का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ती है, वहां पर भी अब भारी गुटबाजी का शिकार जो है प्रत्याशी दिखाई दिए। उन्होंने अपने ही नेता, विधायक, सांसदों पर आरोप जड़ दिए। उन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको फिर लौटाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर की उस प्रेस वार्ता में जब उन्होंने इशारों की कई बातें पत्रकारों को बताई, जब वो मुख्यमंत्री थे, और उससे हटने का इशारा भी उन्होंने मोदी की रैली का बताया। और उसके साथ साथ ये भी बता दिया कि अब कितनी सीटें कांग्रेस को जा रही हैं और कितनी भारतीय जनता पार्टी को। ये तो आने वाला जो है 4 जून को परिणाम में पता चल पाएगा, लेकिन जो इशारे किए गए उन इशारों को समझने की हम बात करेंगे। इसी कड़ी में जो है राहुल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन इशारों के मायने क्या हैं, मतलब क्या हैं, ताकि दर्शकों को भी उन इशारों का पता चल सके। कल जिस तरीके से घटनाक्रम हुए, कल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस नेताओं द्वारा की गई, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिसे सुपर सीएम कहा जाता है, उन्होंने इशारों में बहुत सारी बातें कही। उनके मायने एक बार समझें और दर्शकों को बताइए। जी जितेंद्र जी, धन्यवाद मुझे सिटी तहलका पर जोड़ने के लिए और तमाम जो सिटी तहलका के दर्शक हैं उनको मेरी ओर से सादर नमस्ते, नमस्कार। देखिए, जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात कही है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उससे पहले चुनाव के बाद जिन जिन नेताओं की, जो बड़े नेता हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो सबसे पहले उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जो नायब सिंह सैनी जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी
प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो सोनीपत सीट से प्रत्याशी रहे हैं मोहनलाल बरौनी, विधायक भी हैं राही विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रखी। अब देखिए जो पीसी हो रही है, उन पीसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनके अंदर जो इशारों में बात की जा रही है, उन इशारों के माध्यम से जो एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं और जो समझाने की कोशिश भी की जा रही है, वो देखिए जो अच्छे विश्लेषक होते हैं, जो अच्छे पत्रकार होते हैं, जो अनुभव रखते हैं, जिनका लंबा अनुभव होता है, वो इन चीजों को समझ जाते हैं, पकड़ लेते हैं कि जो नेता है वो कहना क्या चाह रहा है। और जो नेता जो अपनी बात इशारों में कहते हैं, उसका एक महत्व भी होता है, और उनका कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर भी वो चीजें उनके काम आए, वो बयान उनके काम आए, इसलिए वो चीजें कही भी जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सबसे पहले देखिए, आपने बात करी कि जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, 9.5 साल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनकी पीसी से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और जो नायब सिंह सैनी है मुख्यमंत्री जी, उनकी। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो बड़ी संतुलित और बैलेंस, हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई इस तरीके की चीज नहीं मिली जिससे पत्रकारों को कोई इशू मिले, या जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनको कुछ ना कुछ विश्लेषण करने का उसके अंदर कोई ना कोई क्लू मिले। समीक्षा बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, बिल्कुल, समीक्षा बैठक के बाद जो मुख्यमंत्री जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी संतुलित थी। उसके अंदर कुछ इस तरीके की चीजें नहीं थी कि उन पे कोई विवाद बने या उनको लेकर के विश्लेषण किया जाए। जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये कह सकते हैं कि वो जिस तरीके का वो आत्मविश्वास दिखा रहे थे, जिस तरीके से उनको वो ये कह रहे थे कि क्लीन स्वीप जो है वो कांग्रेस करने जा रही है जी, तो कहीं ना कहीं जो उनका आत्मविश्वास था, वो कहीं ना कहीं ये साबित जरूर करता है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो एक्सप्रेशन है उनके, उससे ये लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस आत्मविश्वास में है और उत्साह में है कि जो जिस तरीके से नतीजे आएंगे तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फेवर करेंगे। दूसरी बात, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा, खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। देखिए, आपने भी गौर किया होगा जितेंद्र जी कि जब कांग्रेस की टिकटों का वितरण हो चुका था, उसके एक हफ्ते बाद तक भी किसी कांग्रेस के नेता की ओर से दावा नहीं किया जा रहा था कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, हम 6 सीटें लेंगे, हम 8 सीटें लेंगे, हम 10 सीटें लेंगे। बिल्कुल, उनकी ओर से खाली ये बचाव किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि हम मजबूती से लड़ेंगे और हम जीतेंगे। ये नहीं कहा जा रहा था कि हम 5 सीटें जीतेंगे, 10 जीतेंगे, या 6 जीतेंगे या 4 जीतेंगे। देखिए, जैसे जैसे जो इलेक्शन कैंपेनिंग आगे बढ़ती गई, जो चुनावी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती गई, तो आधे चुनाव की कैंपेनिंग के बाद एकदम से कांग्रेस के जो नेता है वो आत्मविश्वास में आए और उन्होंने मंचों से क्लीन स्वीप की बात कहनी शुरू कर दी। खुद जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी जो रैली हुई उसके अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मंच के ऊपर से एकदम से माइक लेकर के और ये कहा कि क्लीन स्वीप करेंगे। जब उन्होंने ये पूछा कि कितनी सीटें राहुल गांधी को देने जा रहे हो हरियाणा की तरफ से, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एकदम से बीच में आकर ये कहा कि क्लीन स्वीप करेंगे। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जरूर झलकता है जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बयानों से भी और उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी और उनके तमाम जो उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उन आत्मविश्वास झलकता है। दूसरी बात, जो नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो मैं बता चुका हूं कि बड़ी संतुलित सी थी। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आत्मविश्वास से लबरेज थे, मुझे नहीं लगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सैनी जी वो कहीं ना कहीं उसी लेवल के आत्मविश्वास से लबरेज नहीं दिखाई दिए। अब तीसरी जो चीज है, जो कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जी, उनके चेहरे के जो भाव थे, जिस तरीके से वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो चिंता की लकीरें थी वो उनके माथे पर साफ झलक रही थी। दूसरी बात, उन्होंने पत्रकारों को भी ये संदेश दिया कि जो बातें समझनी है वो इशारों में समझिए
जो मैं खुल के नहीं कहूंगा, इशारों में जो कुछ समझना है समझ लीजिए। तो इशारों का मतलब उन्होंने ये थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर भी कहा उदाहरण भी दिया सीएम बदलने बिल्कुल का लेकर। बिल्कुल। जब जब मुख्यमंत्री बदले गए थे, खुद मनोहर लाल मुख्यमंत्री बदले गए थे, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तो उन्होंने उस घटना का हवाला दिया कि जब चुनाव डिक्लेयर होने से पहले देश के प्रधानमंत्री जब गुड़गांव जब आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक्सप्रेस वे का जो उद्घाटन करने आए थे गुड़गांव के अंदर, और उस रैली के अंदर जब खुद पीएम ने ये कहा था कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो और मैं स्कूटर पर घूमे हैं, और वो और मैं साथ हैं आज भी, और हमारे साथ भविष्य भी है। ये खुद मनोहर लाल खट्टर ने जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर कहा, और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल ये कह जो पत्रकार है वो इस बात को नहीं समझे। उन्होंने नायब सिंह सैनी मेरे साथ बैठे हुए थे, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भविष्य भी बैठे हैं, बिल्कुल भविष्य भी हमारे साथ है। तो पत्रकारों को समझ जाना चाहिए था कि भविष्य जो है वो नायब सिंह सैनी, भविष्य के मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो वो समझ जाना चाहिए था। अब मैं उस घटना से जो मुख्यमंत्री का जो बयान है, उस बयान से खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एक बयान को जोड़ना चाहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल है, उन्होंने इस एग्जाम्पल के साथ उन्होंने जो आगे कहा, उनसे एक सवाल पूछा गया कि बोगस जो है वोटिंग की शिकायतें इस चुनाव के अंदर आई है, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ बिल्कुल आई हैं, और बोगस वोटिंग भी हुई है, और अब तो टाइम निकल गया है वरना हम उसकी कंप्लेंट भी करते। मगर उन्होंने जिन जगहों का नाम लिया, उन्होंने कहा कि बोगस वोटिंग जो वो रोहतक और सिरसा के अंदर। अब देखिए मुख्यमंत्री आप जैसे हम जैसे पत्रकारों को ये समझा रहे हैं कि इशारों की चीजें आप लोग समझ लिया करें, तो फिर देखिए इशारा ये भी है कि रोहतक और सिरसा सीट वो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ये इशारा कर दिया है कि वहां पर बोगस वोटिंग हुई है। कल को नतीजे जो है वो भाजपा के अनुकूल नहीं आ सकते, और जब कल को चार कवर करने वाली बात भी हो सकती है, इसको कहा जा सकता है कि वहां ये हुआ है, कहने की बातें आ जाएंगी कि वहां बोगस वोट हुई। मैं बिल्कुल उसी बात पे आ रहा हूं कि जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे, और अगर रोहतक की और सिरसा की सीट जो है वो भाजपा को नहीं जाती जैसी की संभावना भी है, तो कल को भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह सकते हैं कि हमने तो जो गिनती है, जो काउंटिंग है, उससे पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे बोगस वोटिंग हुई है, इस वजह से ये जीत गए। तो ये उनका बात कही उन्होंने कि ये उनका इशारा है। जी जी बताइए, आप पूरी करिए बात। बिल्कुल। तो ये उनका जो इशारा है, वो इशारा जो पत्रकार है उनको समझ लेना चाहिए कि उन्होंने खुद इस चीज को मान लिया है कि जो रोहतक है और जो सिरसा है वो सीटें वो खुद मान रही हैं कि नहीं आ रही। और देखिए खैर सीटों का जो किसको कितनी सीटें आ रही है वो तो खैर 4 तारीख को ही पता लग पाएगा। जो मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने खुद ही बता दिया कि जो मैं इशारों में कह रहा हूं उसको समझ जाइए। आपने पहले भी जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे मुझे हटाया गया था, तो वो इशारा भी आप लोगों को समझ जाना चाहिए था, और आज जो मैं कह रहा हूं वो इशारा भी समझ जाना चाहिए। दूसरा देखिए उनके जो हाव भाव थे, जिस तरीके का आत्मविश्वास जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आंखों के अंदर या उनके चेहरे से या उनके भाव से नजर आ रहा था, वो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं ना तो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके हाव भाव से नजर आया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया, और ना ही जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनके हाव भाव से, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे वो आत्मविश्वास नजर नहीं आया, नहीं झलकता था। बिल्कुल। उन्होंने एक बात और कही राहुल जी की बातें बहुत सारी हैं, लेकिन उससे पहले कि कुछ कर्मचारियों की, कि हमारे पास ऐसे कर्मचारियों की भी सूची आई है जिन्होंने जो है कुछ जो बोगस वोट गिरवाई हैं, या उनको जो लोग हैं मतदाता हैं उनको इरिटेट किया है ताकि जो सरकार के खिलाफ वोट डाली जाए, इस तरीके की बातें सामने आई। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई, जो कि जो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, तो उनके खिलाफ भी हम जो है वहां पर जाएंगे। तो ये सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने कटाक्ष भी किया, आरोप भी लगाया इस बात का। देखिए जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी उसी के मुख्यमंत्री थे, और जो बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी के
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी नेता हैं, उसी की सरकार हरियाणा में है, किसी और दल की सरकार नहीं है। जी। अब खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी खुद अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, अपने ही अधिकारियों और अपने ही कर्मचारियों पर सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं, उस तरीके से लग रहा है कि वो सत्ता में नहीं बल्कि विपक्ष में है। वो कर्मचारियों पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, वो अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि कार्रवाई की जानी चाहिए, कार्रवाई करेंगे, ठोक के करेंगे। और देखिए जिस तरीके की जो चिंता वो जाहिर कर रहे हैं, एक कमजोरी सी जो वो दिखा रहे हैं, एक विवशता सी, बेबसी सी जो दिखा रहे हैं कि जो कर्मचारी वर्ग है वो उनकी इस बात से ये साबित हो जाता है, ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो कर्मचारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, उसका जो है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो सत्ताधारी दल के दायरे से निकल चुका है। और जिस तरीके से उन्होंने भी ये साफ कहा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके दौरान कुछ कर्मचारियों अधिकारियों ने एक सर्कुलेशन जो है वो निकाल दिया, जो निकाल नहीं सकते, कि जो बुढ़ापा पेंशन है वो रोक दी जाएगी 2 महीने के लिए, जब तक जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लगा रहेगा। तो उससे वो भागते नजर आए। और जिस तरीके से देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनको कौन रोक रहा है कि अधिकारियों पर कार्रवाई? सुपर सीएम भी हैं वो, उनको बार बार इस तरीके की बातें निकल जाती है। उस चीज पे भी आए, मगर एक बात नोट करने की है, बड़ा गौर करने की है कि जो मनोहर लाल जी हैं, उनको कौन रोक रहा है कि ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। उनको ये 9.5 साल के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑन कैमरा ये कहने की क्या जरूरत है कि कर्मचारियों के साथ हम ये करेंगे, कर्मचारियों के साथ हम वो करेंगे, कर्मचारियों ने ये कर दिया, कर्मचारियों ने वो कर दिया, कर्मचारियों ने कर दीजिए ना आप। बिल्कुल बोगस वोटिंग की, जो कर्मचारियों के कारण बोगस वोटिंग भी हुई है, उसमें भी कर्मचारियों को कहीं ना कहीं उन्होंने धसा दिया। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं वही कह रहा हूं कि वो कहीं ना कहीं उनमें आत्मविश्वास की कमी एक चीज, दूसरी बात वो बार बार मंचों से, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कह रहे हैं कि अपनी ही सरकार पर वो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि सरकार का नियंत्रण जो है वो अधिकारियों और कर्मचारियों पर खत्म हो गया है। और कर्मचारियों को कहीं ना कहीं वो दबाव डालने के लिए, कर्मचारी कुछ गलत ना करें, इसलिए वो उनको सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे वरना सुधर जाओ। हम 4 तारीख के बाद, 4 तारीख तक तुम रहोगे, 5 तारीख को फिर हम आ जाएंगे, फिर हम तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, मुझे इन तमाम चीजों के पीछे, अगर आप मनोवैज्ञानिक तौर से इस बात को, इस चीज को सोचे, देखें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है या जो अधिकारी जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं सरकार के जो कह सकते हैं कि सरकार की दायरे से छूट चुका है, या जो सरकार का एक अधिकार होता है, या सरकार का एक जो हम कह सकते हैं प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, उस दबाव से जो है वो अधिकारी और कर्मचारी जो वर्ग है वो बाहर निकल चुका है। और जिस तरीके से खुद खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि कर्मचारी अपनी मर्जी से सर्कुलेशन, अधिकारी अपनी मर्जी से सर्कुलेशन डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बदलाव की हो सकता है संकेत। इस तरीके से अमूमन ऐसा भी रहता है राहुल जी कि जब इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है और ये दिखने लग जाता है, क्योंकि जब कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी काम करना छोड़ देता है तो यहाँ बड़ा बदलाव या भविष्य के चुनाव में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो ये उसकी तरफ इशारा तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल कल की जो परसों की जो डिबेट थी, जो विश्लेषण था, उस विश्लेषण के अंदर भी मैंने एक चीज कही थी कि कोई बीमारी आती है, शरीर के अंदर कोई बदलाव होता है, तो उसके पहले लक्षण आ जाते हैं, सिम्टम आ जाते हैं। तो क्या जो जिस तरीके की जो अधिकारियों की तरफ से भी जो चीजें हो रही हैं और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले जो बदलाव है उसका कहीं ना कहीं लक्षण तो नहीं है, उसके कहीं ना कहीं सिम्टम तो नहीं है, ये भी हो सकता है। अच्छा, खास बात यह है कि जिस तरीके से अभी भी बागडोर आम जनमानस में भी यही है कि पीछे से सुपर सीएम यही हैं, और ये बात जग जाहिर भी है, लग रहा है। लेकिन इस वजह से जिस तरीके के परिणाम आ सकते हैं, जिस तरीके से इशारे किए जा रहे हैं कि अब जो 10 का दावा था वो छूटता नजर आ रहा है, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, आज विश्लेषण भी है। तो ऐसा हुआ और अप्रत्याशित परिणाम आए बीजेपी की ओर से,
तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि खट्टर द्वारा जो 9.5 साल का कार्यकाल था, उससे भी कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो बनती जा रही हैं, और इसका भी डर कहीं ना कहीं उन्हें सता रहा है? देखिए, एक बात तो जाहिर है, जो मुख्यमंत्री ने, जो खट्टर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कही, उन्होंने ये कांग्रेस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया कि पहले जो है वो चंडीगढ़ जो 4th फ्लोर है सेक्रेटरीट का, वहां पर बड़ी भीड़ होती थी, और जो बिल्कुल कांग्रेस के सवाल लोग आ हैं ही वो रहा ये कहते हैं, कांग्रेस के लोग हैं ये कहते हैं कि वहां पे अब आजकल भीड़ नहीं होती, मुख्यमंत्री आवास पर भीड़ नहीं होती। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि लोगों को चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बेल सीएम आवास। टैक्सी लिए और उसमें पैसे गिरवाए, फिर दारू पीने तक की भी बात कही है कि पीने के बिल्कुल लिए भी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक चीज तो ये होती है कि इस तरीके की जो बयानबाजी होती है, जी उस तरीके की बयानबाजी जो है वो कहीं ना कहीं एक राजनेता के सकारात्मक पक्ष में नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिविटी के तौर पर गिनी जाती है। अब देखिए, जो जनता चंडीगढ़ जाती है, या किसी गांव की दिल्ली पंचायत, जाते या किसी, या 10 पॉलिटिकल आदमी, या 10 वर्कर, चाहे किसी भी पार्टी को, या 10 सामाजिक आदमी, या किसी सामाजिक संगठन के व्यक्ति अगर अपने राज्य की राजधानी में जाते हैं और वहां पे रुकते हैं और किसी मंत्री के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री के आवास पर जाते हैं, या फिर मुख्यमंत्री जो सेक्रेटरीट में मुख्यमंत्री का ऑफिस होता है 4th फ्लोर पे, 4थी मंजिल पे, वहां चले जाते हैं, तो बिल्कुल ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो दलाल हैं, या बिल्कुल ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो यहाँ पर शराब पीने आए हैं, या वो किसी को जबरदस्ती लेके आए हैं। देखिए, जो चंडीगढ़ है वो प्रदेश की राजधानी, और प्रदेश की राजधानी में अपने मुख्यमंत्री से, अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता मिलने जाएं या कोई सार्वजनिक काम लेके जाएं, तो फिर उस पे उसको इस तरीके से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कि वो शराब पीने आए हैं, या वो दलाल हैं, या वो जो यहाँ पे दलाली करने आए हैं, या पैसे खाने आए हैं, या पैसे जेब में डालने आए हैं। तो इस प्रकार की चीजों से बड़े नेताओं को बचना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो पूर्व तो ये भी मुख्यमंत्री कहा हैं, कि दलाल जो दलाली करते थे हमने तो वो बेरोजगार किए हैं, और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस पर देखिए, मैं वही चीज कह रहा हूं। देखिए, जब हम इस चुनाव को लेकर, और चुनाव से पहले भी, जब जनता के जो पब्लिक है, पब्लिक से मिले, लोगों से उनकी राय जानी, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे जो सामाजिक लोग हैं या जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनका ये कहना है कि आजकल मुख्यमंत्री आवास पर हाजिरी नहीं होती, मुख्यमंत्री आवास पर कोई आदमी जाता नहीं। उसका जी मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता है उसको ठेस लगी है, और मुख्यमंत्री जी लोगों के काम नहीं करते। इस वजह से वहां जाने का फायदा क्या है, इस वजह से वहां पे भीड़ नहीं होती। जो पहले के मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे चौधरी बंसीलाल हो, चाहे चौधरी भजनलाल हो, चाहे और मुख्यमंत्री रहे हो, बिल्कुल। वो कहा जाता है कि चंडीगढ़ और दिल्ली में 1000, 2-2 हजार आदमी हरियाणा के वहां पर एक किस्म से रहा करते, और लोगों बिल्कुल। को भी ये होता था कि ये हमारी राजधानी है और प्रदेश के अंदर राज चल रहा है। और मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं एक ऑरा होता था, एक आभा मंडल होता था कि जो प्रदेश की ये भी रहता था बिल्कुल कि जब जाते हैं तो आदमी को कहीं ना कहीं इस बात का गर्व भी होता था कि हमारे लिए मुख्यमंत्री ने समय दिया। उसकी चर्चाएं ग्रामीण इलाकों में या शहर से जो लोग गए हैं कि वहां पर इस तरीके का व्यवहार किया गया उन्होंने हमारे साथ, ऐसी जो है बातें राजनीतिक तौर पर कद बढ़ाने का काम करती है मुख्यमंत्री का, या फिर किसी मंत्री से मिलने पहुंचते हैं तो। देखिए, बिल्कुल, मैं इस बात में एक एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ मंत्री भी हैं, कुछ विधायक भी हैं, जी वो भी कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, खट्टर साहब हैं, उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो भी दबी जुबान से ये कहते हैं कि हमारी कोठियों पे आदमियों को आना चाहिए, कार्यकर्ताओं को मिलते जुलते रहना चाहिए, हम उनसे काम के बारे में भी जान सके, उनसे फीडबैक भी ले सके, उनसे तमाम दुख सुख की बातें भी अपनी साझा कर सके। कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता लगता रहता है जमीनी हकीकत क्या है, कहां पे विकास कार्यों की जरूरत है। और जब लोग आना ही बंद कर दें, तो फिर हालात ऐसे ही हो जाते हैं जिस तरीके के हालात जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध आपने गांव के अंदर देखा होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, उस चीज को आप इस चीज से अगर जोड़कर भी देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं है, हमने सारी चीजें ऐसी कर दी हैं, तो फिर नेताओं का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका विरोध क्यों हो रहा है?
उनकी लोकप्रियता क्यों कम हो रही है? उनकी जब वो गांव के अंदर जाते हैं तो पहले हजारों आदमी इकट्ठा हो जाते थे, आजकल 10 आदमी इकट्ठा करना भी क्यों भारी हो जाता है? अगर फिर दूसरी बात है, देखिए जनता या बहुत सारे जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर जो खट्टर साहब वो ये कह रहे हैं कि हमने लोगों को बिल्कुल सुखी कर दिया है, उनको चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं है, उनको किराया खर्च करने की जरूरत नहीं है, घर पे ही सारे काम कर लेने चाहिए, तो फिर वो लोग सवाल उठाते हैं कि फिर मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो रैलियों के लिए हमें धूप में क्यों खड़ा करते हैं? रैलियां भी ऑनलाइन क्यों नहीं करा दी जाती? रैलियों के लिए भी हम घर से ही बटन दबाएं और फिर रैलियां हम देख लें, तो फिर रैलियों में हमें 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे क्यों हमारे खराब किए जाते हैं? हमें धूप में क्यों तपाया जाता है? हमें क्यों कहा जाता है कि बसें भर के लाइए, गाड़ियां भर के लाइए? फिर वो जो गाड़ियां हैं उनके पैसे कहां से आते हैं? उनको उनके पैसे भी तो वर्कर को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना होता है, कंट्रीब्यूशन करना होता है अपना, और वो भी सारा कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का खर्च होता है। तो फिर वही कार्यकर्ता अगर चंडीगढ़ जाता है तो ऑनलाइन हो जानी चाहिए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो कार्यकर्ता या वो आदमी या वो सामाजिक संगठन या वो सामाजिक लोग अगर चंडीगढ़ जाते हैं तो कहा जाता है कि वो उनका पैसा खर्च होता है, चंडीगढ़ नहीं आना चाहिए। तो रैलियों के अंदर उनका पैसा खर्च नहीं होता क्या? ये सवाल उठाते हैं लोग। जब 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 इलेक्शन को हम कवर कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने ये बातें कही कि हमारी हमारी जो पॉलिटिकल कल्चर है हमारी स्टेट का, अपनी राजधानी में जाना, दिल्ली जाना, लोगों में एक उत्साह बना रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खत्म हो गया, और वो जो लोगों की रुचि है वो कम हो गई, चुनाव के अंदर भी, सरकार के अंदर भी और नेताओं के अंदर भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिलहाल एक छोटा सा आपसे रिव्यू लेते हैं कि जो इशारों में कहा गया है, अगला जो सवाल लेने से पहले, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीजें आपने बताई, और वो इशारा जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको फिर से, कि जो इशारे हमने बताए उनके मायने बताए। फिलहाल मनोहर लाल खट्टर ने किस तरफ इशारा किया है, जो बोगस वोट की गई हैं उसके मायने क्या हैं? एक बार छोटे से जवाब में फिर अगले सवाल पे हम बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए एक जर्नलिस्ट होने के नाते और एक विश्लेषक होने के नाते जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो मुझे लगा कि एक चीज तो ये थी कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो इतने आत्मविश्वास में नहीं थे कि वो ये कह पाए कि हम 10 की 10 सीट जीत रहे। एक चीज उससे निकल के आती। दूसरी चीज, अपनी ही सरकार और अपने ही कर्मचारियों पर सवालिया निशान, उनकी कहीं ना कहीं बेबसी और लाचारी भी नजर आती है। और तीसरी चीज जो इशारा उन्होंने किया, उन्होंने खुद इशारा ये कहा कि एग्जाम्पल दिया कि जो मोदी साहब आए थे और उन्होंने सारी बातें कही, तो उन्होंने इशारों में भी ये भी कहा कि बोगस जो वोटिंग है वो रोहतक के अंदर हुई है और सिरसा के अंदर हुई है। तो कहीं ना कहीं ये इशारा, इसके मायने जो है वो ये भी निकलते हैं कि वो ये मान के बैठे हैं कि रोहतक और जो सिरसा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं जीत रही। कल को नतीजे आए तो अगर पूछा जाए कि आप रोहतक क्यों नहीं जीत पाए, आप सिरसा क्यों नहीं जीत पाए, तो बोगस वोट को हम आगे कर सकते हैं, डिफेंस में ये कह सके कि हमने तो पहले ही कहा था कि वहां पे बोगस वोटिंग हुई है, इस वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाए। जी चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और यहाँ पर एक और नेता ने आज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मोहनलाल बड़ोली राय से विधायक हैं, लोकसभा सोनीपत से भाजपा के उम्मीदवार भी थे। तो वो कहीं ना कहीं आज काफी नर्वस नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे वहाँ के स्थानीय नेता, स्थानीय विधायक, स्थानीय एमपी, जो माफी चाहूंगा, हाँ एमपी पर भी जो सांसद रह चुके हैं, बिल्कुल, तो ये इशारा जो किया है भी उन्होंने भीतरघात जो यहाँ पर भाजपा में हुआ है, गुटबाजी से कहा जा सकता है, जो कांग्रेस पर सटीक जो है हमला भाजपा का हमेशा देखने को मिलता है। तो ये तमाम जो पहलू हैं, और यहाँ पर बिल्कुल कार्यकर्ताओं तक भी ये बात कही गई है कि ऐसा किया गया है, और उनकी ऑडियो वीडियो इस तरीके की बातें जो सामने आई हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं? जो लगातार इशारों की बात चल ही रही है, तो इसको हम इस पर भी विश्लेषण कर लेते हैं, दर्शकों को बता देते हैं कि देखिए जितेंद्र जी, बिल्कुल देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं मोहनलाल बड़ोली, और वो राय विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक भी हैं, उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अपनी जो प्रेस वार्ता है उसके अंदर जो चीजें कही, अब एक उन्होंने सवालिया निशान
लगाए, उन्होंने जो आरोप लगाए वो कांग्रेस पर कम लगाए और खुद के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन पर ज्यादा लगाए। हालांकि जी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, और उनके मेरे पास सबूत भी हैं जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने मेरा यानी कि जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी का उन्होंने साथ नहीं दिया, और उन पर निश्चित तौर से जो काउंटिंग है उसके बाद नतीजे जो हैं उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। जी। अब देखिए, एक गौर करने की बात है जितेंद्र जी, जी। जैसा हम इस श्रृंखला के अंदर जोड़ते आ रहे हैं कि हम्म। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद फिर नायब नायब सिंह सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर खट्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोहनलाल बड़ौली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी। अब देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हम बता चुके हैं कि वो कितने आत्मविश्वास में थे। अब हम चर्चा कर चुके हैं नायब सिंह सैनी जी की भी, हम चर्चा कर चुके हैं खट्टर साहब की भी, और मोहनलाल बड़ौली को अगर आपने देखा होगा तो वो जो आत्मविश्वास, जो एक जीत का आत्मविश्वास होता है, वो भी जी। उनके चेहरे से कहीं नहीं झलकता था, बल्कि आरोप जब लगाए जाते हैं, जब आदमी हताश हो और निराश हो, जब जी। कुछ ना कुछ सीख देना हो, जब देखिए जीत का अगर जीत का कॉन्फिडेंस होता है, जीत का आत्मविश्वास होता है, तो आरोप नहीं लगाए जाते। आरोप इसलिए लगाए जाते हैं कि बचाव हो सके कल को, कि हार क्यों हुई, तो हार के कारणों को गिनवाया जाए, तो उनके अंदर ये भी गिनवाया जा सके कि जो हमारे ही नेता थे उन्होंने हमारे साथ पीतराघात किया, इस वजह से हम चुनाव हार गए। अब देखिए, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा जितेंद्र जी, इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा, तमाम दर्शकों का ध्यान भी और आकर्षित करना चाहूंगा कि देखिए, धीरे धीरे इस चुनाव के अंदर जो बीजेपी है वो कांग्रेस बन गई और कांग्रेस जो है वो बीजेपी बन गई। अब कांग्रेस कैसे बनी और बीजेपी कांग्रेस कैसे बनी? देखिए, कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि बहुत गुटबाजी है कांग्रेस में, और कांग्रेस के नेता जो है सरेआम गुटबाजी के बयान भी देते हैं, सरेआम स्वीकार भी करते हैं कि गुटबाजी है, और वो गुरेज भी नहीं करते अपने विरोधी, जो उनके विरोधी गुट का जो नेता होता है कांग्रेस के अंदर, उसके बारे में बयान दे देते हैं। मगर इस चुनाव में अगर आपने नोट किया होगा कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा आपसी जो गुटबाजी की बयानबाजी है वो बहुत कम की गई है। इक्का दुक्का आप छोड़ दीजिए, इक्का दुक्का चीजों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा तो नहीं है, सवाल बगैर भले ही पूछे गए पत्रकारों की तरफ से, लेकिन किरण चौधरी को और राव दान सिंह को छोड़ दीजिए, मगर उनके अलावा किसी भी नेता के द्वारा कि गुटबाजी की तरफ कोई इशारा किया गया हो, या गुटबाजी जो है वो इस चुनाव के अंदर कांग्रेस की गुटबाजी जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनके लिए, या जो विश्लेषक है उनके लिए, या जो जर्नलिस्ट है उनके लिए कोई मुद्दा बन ही नहीं पाई, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी हो नहीं पाई। मगर जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो हुआ है। कांग्रेस से उम्मीद थी गुटबाजी की चर्चाएं होंगी, मगर नहीं हो पाई, और भारतीय जनता पार्टी से गुटबाजी की कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा गुटबाजी की बात सामने आई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी बन गई, क्योंकि बीजेपी अनुशासित मानी जाती थी, और जो बीजेपी है वो कांग्रेस बन गई क्योंकि कांग्रेस जो है वो अनुशासित नहीं मानी जाती थी बयानबाजी के बारे में। बिल्कुल, एक चीज और देखने को मिल रही है, जिस तरीके से भाई मान लीजिए यहाँ पर मोहनलाल बड़ौली को जीत नजर आ रही है, या लगता है, जैसे कि आपने कहा कि ये कल को रिजल्ट ऐसे आते हैं तो उसके लिए एक कहीं ना कहीं सवाल पहले ही खड़ा कर दिया गया है। तो ये साफ तौर पर यदि ऐसा होता और जीत नजर आती, आत्मविश्वास में लबरेज नजर आते, तो ये ढकी जा सकती थी, पार्टी के अंदर इन बातों को रखा जा सकता था। सार्वजनिक तौर पर क्यों किया जा रहा है, ये अपने आप में एक सवाल बन रहा है। तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जो समीक्षा बैठक है, जो समीक्षा बैठक है उसके अंदर भी ये चीजें कही जा सकती थी। वो प्रत्याशी है, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी है मौजूदा, तो बड़े नेता हैं, वो मुख्यमंत्री से जाकर पर्सनली तौर से शिकायत भी कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से हमेशा ये चीज कही जाती है कि जो हमारी जो भी मतभेद होते हैं वो हम सार्वजनिक मंचों पर उनका बखान नहीं करते, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो अब देखिए, जो अंदरूनी मामला है वो सड़कों पर आ गया है, लड़ाई जो है वो सड़कों पर आ गई है, सरेआम विधायकों पर, सरेआम जो सांसद हैं उन पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि भाजपा के सांसद या भाजपा के विधायकों ने ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की मदद नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी बात जो मोहनलाल बड़ौली है उन्होंने कही है, और अब देख लीजिए कि उन्होंने कहने की हिम्मत दिखाई है। और देखिए, जो कहा जाता है ये तो धन्यवाद भी बनता है।
बिल्कुल जितना कहा जाता है उसके पीछे कितना कुछ होगा वो हाँ। समझने की और जानने की जरूरत है। जी, जैसे जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ मुखर होकर के कही है, क्योंकि अक्सर भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आपने बताया भी है, कि पर्दे के पीछे भले ही कलह हो, लेकिन कार्यकर्ता के सामने इस तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं देखने को मिलता। तो इसके लिए उन्होंने साफ तौर पे कहा है, या इसके पीछे भी संकेत दिए गए हैं कि आप पहले ये एक बार कर लीजिए, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। बोगस वोट को लेकर के खट्टर साहब की पीसी का भी इसी बात पर चर्चा की गई। भाई इसको ये कहा गया हो पहले ही कि आप ये जरूर कह लीजिए, कल को डिफेंड करना पड़ेगा, तो आगे जो है चुनाव में, भविष्य में चुनाव है, तो ऐसी स्थिति फिर ना हो, तो इस बात को यही कार्यकर्ता डिफेंड कर लेंगे कि नहीं नहीं उनके साथ तो ऐसा हुआ था। बिल्कुल देखिए जितेंद्र जी और तमाम दर्शकों को मैं ये बात कहना चाहूंगा, उनका ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा, आकर्षित करना चाहूंगा कि कांग्रेस के बारे में कहा जाता था अगर कांग्रेस कोई चुनाव हार जाती जी, या पहले भी जो चुनाव हारे हैं, तो जो हम जैसे विश्लेषक हैं या जो और भी पॉलिटिकल पंडित हैं या और जो नेता हैं अपोजिशन के जी, या जो भी नेता है चाहे किसी भी पार्टी का हो, उनकी ओर से एक बात बड़े साफ तौर से कह दी जाती थी या कह दी जाती है कि ये जो चुनाव है वो कांग्रेस की गुटबाजी की भेंट चढ़ गया। अब जिस तरीके से मोहनलाल बड़ौली ने सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मैं सोनीपत पर की है या कहीं और की जितेंद्र जी, मैं दावे के साथ तो नहीं कह जी, जी, सकता, वही वही किया। मगर सोनीपत से जो प्रत्याशी हैं वो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक विश्लेषक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर अगर मैं उसका एनालाइज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सोनीपत का चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुटबाजी की भेंट चढ़ गया है, ये मैं इसके अंदर कहना चाहूंगा। और ये कहने का आधार जो है वो मेरी खुद की राय नहीं है, बल्कि वो मोहनलाल मोहनलाल बड़ौली ने जो बड़ौली के कहा बयान है। वो आधार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और आधार जो मेरा जो कहने का आधार है वो उनकी खुद की बयान है, उनके खुद के बयान। बिल्कुल। तो आमतौर पर ये बात कह लिया जाए, या इस इन तमाम सिनेरियो को जिसे समझाया और दर्शकों तक बताया है, तो कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो फिलहाल देखे जा सकते हैं कि 3 सीटों पर तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसका कहीं ना कहीं विश्लेषण या अपनी तरफ से कह ही दिया है कि कहीं ना कहीं डिपेंड करने की बात आई है। तो ये सामने हो ही गया कि 3 तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर से, या कल को यहाँ पर परिणाम बदले जा सकते हैं। देखिए 3 की तो जो बात है वो इशारों इशारों में खुद खट्टर भाजपा साहब ने और स्वीकार मोहनलाल कर बड़ौले ने स्वीकार ही कर ली। अब हो जी, सकता है कि 4 तारीख से पहले अगर कहीं और किसी 1-2 प्रत्याशी की नेता प्रेस और आ कॉन्फ्रेंस जाए। हो जाए, जी, तो हो सकता है उनकी तरफ से भी कोई चीज आ जाए, उनकी तरफ से भी कोई इशारा आ जाए कि समझ लीजिए, जैसा कि खट्टर साहब ने कहा कि इशारों में चीजों को समझ लिया करो। आजकल तो तो हो सकता है, इशारा, बयानों से ज्यादा चेहरे पड़ने लगे हैं पत्रकार में। हो सकता है कि कल को भिवानी से भी धर्मवीर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए, वो भी आरोप लगाने शुरू कर दें। हो सकता है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, वो भी आरोप लगा दें। हो सकता है अशोक तंवर की भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए, वो भी आरोप लगाने शुरू कर दें। चलो हो ये तो सकता है भविष्य की अरविंद, बात है। देखिए और एक बात और गौर करने की है, रोहतक के अंदर हालांकि अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई चीज नहीं कही, बल्कि जो कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी हैं, पूर्व जो मंत्री हैं और अभी अभी उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, उनकी तरफ से भी जो बूथ कैप्चरिंग की चीजें हैं उस तरीके की बातें कही गई हैं, और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने उन चीजों को दोहराया है। तो उनको भी इशारों के तौर पर समझ लेना चाहिए कि जो रोहतक, सोनीपत और जो सिरसा है वो इशारों में साफ हो गया है। और उसके अलावा जो भिवानी है या उसके अलावा कुरुक्षेत्र है या फिर आपका फरीदाबाद भी हो सकता है, गुड़गांव भी हो सकता है, अंबाला भी हो सकता है, हिसार भी हो सकता है, उनके जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से अब कोई इशारा कर दिया जाता है, या भविष्य में पूर्व मुख्यमंत्री या मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से कोई इशारा आ जाता है, तो फिर वो भी चर्चा का विषय हो सकता है। हो सकता है 1 सप्ताह अभी परिणाम को हैं, तो 3 पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है। तो आज का जो विश्लेषण था हमारा, दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अनुशासन
की पार्टी कही जाती है, और उसको लेकर जिस तरीके से आज बयान सामने आए, इशारों की बात चली, वहीं रोहतक से, माफी चाहूंगा, सोनीपत से भाजपा के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली जो है, उनका बयान सामने आया, प्रेस वार्ता सामने आना, अपने ही नेता, विधायक और सांसदों पर गंभीर आरोप लगाना कि उन्होंने चुनाव में मदद नहीं की। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसको एक कल को परिणाम के बाद डिफेंड के तौर पर देखते हैं, या इसको आज नतीजे मान करके चलते हैं? इसको किस तरीके से समझते हो आप? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए, और लगातार हर रोज एक नए मुद्दे से हम आपको फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि आप तक वो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम, हरियाणा के अंदर क्या चल रहा है, उस पर आपको फिर से इसका विश्लेषण दिखा सके। और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और ये विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।